हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है जिसका नाम है वोवन वर्ड्स, उसका चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से। एंड चैप्टर का नाम है अ पेयर ऑफ मुस्टैशोज। तो मुस्टैशोज क्या होता है? मुस्टैशोज होते हैं यानी कि मूछें, जो कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अलग अलग तरीके की मुस्टैशोज, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले लेट्स रीड अबाउट आवर ऑथर। सो द पिक्चर विच यू कुड सी ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड इज मिस्टर मुल्क राज आनंद, और यही हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं। तो मुल्क राज आनंद जी की बर्थ जो है वो ईयर 1905 में हुई थी और इनकी डेथ ईयर 2004 में हुई। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन नॉवेलिस्ट्स हु रोट इन इंग्लिश। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड इंडियन नॉवेलिस्ट थे, यानी काफ़ी जाने पहचाने हिंदुस्तान के बड़े उपन्यासकार थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। ही वॉज बॉर्न इन पेशावर। ये पेशावर यानी कि उस ज़माने में पाकिस्तान में ये जो जगह है पेशावर, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। एंड एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लाहौर, लंदन एंड कैम्ब्रिज। और इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से पूरी करी है? लाहौर से, लंदन से और कैम्ब्रिज से। हिज नॉवेल्स इंक्लूड, अब जो इन्होंने नॉवेल्स यानी जो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कई सारी जो किताबें लिखी हैं, उसमें से जो इनकी काफ़ी जो फेमस वाली थी वो है द अनटचेबल, कूली, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, 7 समर्स और मॉर्निंग फेस। तो ये कुछ इनकी फेमस नॉवेल्स हैं जो इन्होंने लिखी थी। He also published a number of short stories which reveal a lively sense of humor. तो इन्होंने काफ़ी सारी इन नॉवेल्स के अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर यानी हंसी मजाक, जोक्स, ये सब आपको मिलेंगे, यानी हास्य कथाएं इन्होंने लिखी हैं। तो आज जो हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी अ पेयर ऑफ मुस्टैचोज, इसमें भी इसी के बारे में हमको बताया गया है कि कितनी ज़्यादा ह्यूमरस, मजाकिया सिचुएशन है इंडिया में। तो चैप्टर का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ एंड देन फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई ये पेयर ऑफ मुस्टैचेस यानी कि जो मूछें हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके की लोग मूछें रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी क्लास से हो। अगर आप अपर क्लास के लोग हो तो आपकी मुस्टैशोज यानी मूछें अलग तरीके की होंगी जिसमें ताव होगा, और अगर आप लोअर क्लास की हो तो छोटी मुस्टैशो होगी जो नीचे की तरफ झुकी हुई होंगी, जैसे लायन मुस्टैच हो गई, टाइगर मुस्टैच हो गई, गोट मुस्टैच हो गई। ये अलग अलग तरीके की मुस्टैशेज हैं यानी मूछें हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग लोग रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस क्लास के हैं वो, अपर क्लास के कि लोअर क्लास के। तो हिंदुस्तान में लिटरली लोग मर्डर करने पे भी उतर आते हैं अगर किसी और ने उनकी जाति के हिसाब से मुस्टैशोज नहीं रखी हैं। तो मान लो किसी लोअर क्लास वाले ने अपर क्लास वाले की मुस्टैशोज रख ली तो उस पर भी मर्डर हो जाते हैं। तो इसी तरीके की ह्यूमरस और अजीबोगरीब हिंदुस्तानी मुस्टैशेस के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द chapter. There are various kinds of mustachios worn in my country to mark the boundaries between the various classes of people. तो अब यहाँ पे हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि various kinds of mustachios यानी मेरे हिंदुस्तान में, मेरी कंट्री में बहुत सारी अलग अलग तरीके की मूछें लोग वेयर करते हैं यानी रखते हैं ताकि लोग बाउंड्री रख पाएँ यानी लिमिट रख पाएँ अलग अलग क्लास ऑफ पीपल में। क्लास बोले तो अपर क्लास एंड लोअर क्लास। तो अलग अपर क्लास वाले जो लोग हैं वो अलग टाइप की मुस्टैशोज रखेंगे, लोअर क्लास वाले अलग टाइप की रखेंगे। तो इन दोनों में एक डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, ये पहचानने के लिए कि ये अपर क्लास का है कि लोअर क्लास का, इसकी मूछों से पहचानो। तो इस वजह से हिंदुस्तान में मूछें रखी जाती हैं सदियों से, काफ़ी पहले से। आउटसाइडर्स में थिंक इट स्टूपिड। आउटसाइडर्स का मतलब है यहाँ पे फॉरेनर्स, जो विदेशी लोग अगर हमें देखें तो उनको ये चीज़ बहुत स्टूपिड लगती है, यानी बिल्कुल मूर्खता लगती है जो हिंदुस्तानी ये सब करते हैं। टू ले डाउन और रादर टू रेज लाइन्स ऑफ डिमार्केशन ऑफ दिस काइंड, बट वी आर नोटोरियस इन दिस होल वर्ल्ड फॉर स्टिकिंग टू आवर क्वीर ओल्ड कन्वेंशंस, प्राइड्स एंड प्रेजुडिसेस। डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, अलग अलग करना दो क्लासेस के लोगों को। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? वेल नोन एंड फेमस फॉर, यानी आप बहुत बदनाम हो पूरे वर्ल्ड में
इस चीज़ को लेके काफ़ी नटोरियस हो। क्वीर यानी स्ट्रेंज, अजीबोगरीब। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? अ वे इन विच समथिंग इज डन, एक ऐसा तरीका जिस तरीके से कोई चीज़ करी जाती है शुरू से लेके अभी तक, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फॉरेनर्स है ये इस चीज़ को काफ़ी मूर्खता मानते हैं कि हिंदुस्तानी जो है अलग अलग तरीके के मुस्टैच रखते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल को सेपरेट करने के लिए, यानी डिमार्केट करने के लिए, अलग करने के लिए। और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस नटोरियस यानी इस अजीबोगरीब चीज़ जो हम मूछे रखने की जो चीज़ ये करते हैं बदनाम है, यानी काफ़ी फेमस है कि हम इतनी अजीबोगरीब अपने पुराने कन्वेंशंस में अभी तक जुड़े हुए हैं और मूछों से हमारी प्राइड यानी हमारी शान का एहसास होता है। एंड प्रेजुडिसेस यानी कि एन ओपिनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रीज़न, यानी अगर किसी ने टाइगर मुस्टैच रखी हो, ताव देने वाली जो मुस्टैच होती है वो रखी है, तो ये प्रेजुडिस है, ये उसकी माना जाता है कि भाई वो अपर क्लास के लोग हैं। अब इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस ये तो लोगों का ओपिनियन है। तो ये फालतू की चीज़ है, बस हिंदुस्तानियों ने ये करके रखी और आउटसाइडर्स यानी जो फॉरेनर्स हैं इस चीज़ को काफ़ी मूर्खता मानते हैं। इवन एज अ चाइनीज़ और द अमेरिकन्स और फॉर द मैटर ऑफ द इंग्लिश। अब दूसरों से हमें दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे जो चाइनीज़ हो गए, अमेरिकन्स हो गए, जो इंग्लिश मैन हो गए, फॉरेनर्स हो गए, वो क्या करते हैं? And at any rate, some people may think it easier and more convenient to wear prominent boundary lines like mustachios, which only need smear of grease to keep them bright and shiny. तो अब जो फॉरेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इस तरीके के लॉन्ग कोट्स पहनते हैं, बड़े बड़े कोट्स पहनते हैं, बड़े बड़े हैट्स पहनते हैं, तो इससे समझ में आता है कि ये अपर क्लास के लोग हैं। लेकिन अगर इंडियंस को कंपेयर करें तो वो क्या करते हैं? वो मुस्टैशियोज रखते हैं, मूछे रखते हैं अपर क्लास एंड लोअर क्लास में डिमार्केशन यानी सेपरेशन के लिए। तो हिंदुस्तानियों को लगता है कि ये चीज़ काफ़ी ईजी है और काफ़ी कन्वीनियंट है, यानी काफ़ी हमारे लिए ईजी है, आसान है कि मूछों को मेंटेन करना काफ़ी आसान है। ये हमारे लिए परमानेंट बाउंड्री लाइन है, यानी कि बाउंड्री खिंची हुई है अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में। टाइगर मुस्टैच है तो अपर क्लास, गोट मुस्टैच है तो लोअर क्लास, इस टाइप्स की। तो ये मुस्टैचेस रखना जो है ये हम लोग के लिए ज़्यादा इजी भी पड़ता है, जिसमें हमें सिर्फ क्या चाहिए? स्मेयर ऑफ ग्रीस। स्मेयर मीन्स मार्क, सिर्फ ग्रीस यानी थोड़ा सा ऑयली रख लो अपने हैंड्स और ऐसे ऐसे तेल लगा लो तो आपकी जो मूछें हैं काफ़ी ब्राइट और शाइनी हो जाएंगी, यानी मार्क बना दो बस आप। लेकिन रादर देन टू वेयर फ्रॉक कोट्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये फ्रॉक कोट है, ऐसे लॉन्ग कोट। तो जो फॉरेनर्स हो गए, जैसे चाइनीज़ हो गए, अमेरिकन होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ऐसे लॉन्ग लॉन्ग महंगे महंगे कोट्स पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अपर क्लास के लोग हैं। स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स एंड टॉप हैट्स पहनते हैं, यानी जो ट्राउजर्स जो पैंट्स पहनते हैं वो स्ट्रिप्ड होते हैं, यानी लाइनिंग वाले पहनते हैं, और सर पे पहनने वाली हैट्स पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अपर क्लास के हैं। विच कॉन्स्टेंटली नीड टू बी लॉन्डर्ड एंड ड्राई क्लीन, और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, कोट हैट, इनको मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली हमें लॉन्ड्री की ज़रूरत पड़ती है, यानी वॉश एंड आयरन बार बार धुलाने पड़ते हैं, ड्राई क्लीन करना पड़ता है, इसको आयरन करना पड़ता है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ विच इज़ ऑलरेडी लीडिंग टू द बैंक्रप्सी ऑफ द यूरोपियन रूलिंग क्लासेस, और इस वजह से जो यूरोपियन रूलिंग क्लास है, जो यूरोपियन अपर क्लास के लोग हैं, ये सब पहनते हैं, इसको मेंटेन करते हैं अपने कपड़ों को, इस वजह से लिटरली बैंक्रप्सी पे यानी इन लोगों का दिवालिया निकल गया है इन सबको मेंटेन करने में। तो अगर हिंदुस्तानियों की बात करें तो वो बड़ा आसान काम करते हैं, वो अपनी सिर्फ मूछें मेंटेन करनी है उनको, जिसमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए बस मूछे को ब्राइट और शाइनी बनाने के लिए, एज कंपेयर टू द फॉरेन कल्चर। विद देम क्लोथ्स मेक द मैन, बट टू अस, हमारे लिए मुस्टैचियोज मेक द मैन। तो ये देम कौन है? ये फॉरेनर्स की बात हो रही है। तो विद देम क्लोथ्स मेक द मैन, उनके लिए यानी फॉरेनर्स के लिए जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो इंसान को बनाता है, अपर क्लास या लोअर क्लास। बट टू अस, लेकिन हम लोगों के लिए मुस्टैचियोज यानी जो मूछें होती हैं, मेक द मैन, हमारे लिए मूछें आदमी को बनाती है कि वो अपर क्लास का है कि आदमी लोअर क्लास का है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की मूछ वो रख रहा है। सो वी प्रेफर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ मुस्टैशियोज टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस। इसीलिए हम हिंदुस्तानी जो है वो अलग अलग स्टाइल की, डिफरेंट स्टाइल की मूछें यानी मुस्टैशियोज रखते हैं, ताकि अलग अलग क्लास के लोगों के बीच में डिफरेंस बता पाए कि अपर क्लास के लोग हैं कि लोअर क्लास के लोग हैं।
and very unique and political symbols that they are too. For instance and for example, there is the famous lion mustache, the fearsome upstanding symbol. तो अब अलग अलग तरीके की मुस्टैचेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहली है लायन मुस्टैच. ये मुस्टैच का जो स्टाइल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, काफ़ी मोटी और ऊपर की तरफ होती है. तो ये जो मुस्टैच है ये लायन मुस्टैच होती है. और जो इंसान इस तरीके की मुस्टैच रखता है वो क्या होता है, फियरसम, यानी फ्राइटनिंग इन अपीयरेंस, यानी दिखने में आपको उनसे थोड़ा डर लगेगा कि एकदम बड़ी बड़ी मूछें हैं. अपस्टैंडिंग सिंबल ऑफ दैट ग्रेट ऑर्डर, और ये वाली जो मूछें होती है अपस्टैंडिंग यानी ऊपर की तरफ खड़ी रहती है. तो ये सिंबल दिखाता है कि बहुत ग्रेट है ये, जो भी ये लोग मूछें इस टाइप की लगाते हैं. और रेस्प्लेंडेड राजास, रेस्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव एंड वेरी रिच. तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो नवाब होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, और वो काफ़ी रिच, काफ़ी वेल्दी होते हैं. इस वजह से वो ऐसे लायन मुस्टैच रखते हैं. तो बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब, इंग्लिश आर्मी के जनरल्स यानी ब्रिटिश आर्मी के जो जनरल होते थे बड़े बड़े उस ज़माने में, वो सब इस तरीके की मुस्टैच रखते थे. हु आर सो वेल नोन फॉर दैट डिवोशन टू द किंग एम्परर. और डिवोशन का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी निष्ठा. तो ये सारे लोग राजा महाराजा नवाब और जो ब्रिटिश आर्मी के जो जनरल्स थे, जो ब्रिटिश आर्मी के जनरल्स थे वो इसलिए रखते थे लायन मुस्टैच क्योंकि वो बिल्कुल जाने पहचाने थे, जाने जाते थे कि वो अपने किंग एम्परर यानी अपने सबसे बड़े राजा के लिए कितने डिवोटेड हैं, कितने लॉयल हैं, कितनी निष्ठा से काम करते हैं. तो राजा महाराजा तो रखते ही थे, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी के जनरल्स थे वो भी ऐसी लायन मुस्टैच रखते थे कि ये लॉयल हैं अपने किंग के प्रति. ठीक, तो पहली हमने पढ़ी लायन मुस्टैच. और देखते हैं, देन देयर इज टाइगर मुस्टैच. अब नंबर 2 टाइप की मुस्टैच कौन सी होती है, टाइगर मुस्टैच. अब ये भी कुछ लायन मुस्टैच की तरह ही दिखती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि लायन मुस्टैच में सिर्फ ऐसे थे, ठीक है, और जो टाइगर मुस्टैच है ये थोड़ी सी कर्ल करी हुई है, ऐसे ऐसे. तो ये थोड़ी सी ऐसी ऊपर की तरफ कर्ल करी हुई है, 2 बार ताव दिया हुआ है इसको. तो इस तरीके की कुछ टाइगर मुस्टैच होती है. द अनकैनी, अभी टाइगर मुस्टैच कैसी होती है, अनकैनी यानी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब व गरीब, ऊपर की तरफ 2 बार इसको ट्विस्ट किया हुआ रहता है. सेवरल पॉइंटेड मुस्टैच worn by the unbending unchanging survivals from the ranks of the feudal gentry who have nothing left but pride in their greatness and few mementos of the past glory. feudal gentry क्या होता है, old fashioned high class people. फ्यूडल जेंट्री क्या होता है, ओल्ड फैशन हाई क्लास पीपल, यानी पुराने ज़माने में जो कभी हाई क्लास लोग रहे होंगे, जो अब हाई क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो प्राइड है, वो गुरूर, वो गर्व है कि हम तो राजा महाराजाओं के या मुग़ल के फैमिली से उनके डिसेंडेंट्स हैं, यानी उनके हमारे पूर्वज वो बड़े बड़े लोग थे. तो इस वजह से भी वो लोग अपनी ये लायन मुस्टैच रखते हैं. बेसिकली इन लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है जो टाइगर मुस्टैच रखते हैं. इनके पूर्वज बड़े बड़े राजा महाराजाओं के अंडर काम करते थे, या फिर एग्जैक्टली शायद राजा महाराजा ही थे, लेकिन इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा जो टाइगर मुस्टैच रखते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइड, सिर्फ घमंड और गुरूर है कि हम तो उनके, कि हमारे तो वो पूर्वज थे. ठीक है ना, लिखा है ना, नथिंग लेफ्ट बट प्राइड इन देम इन देयर ग्रेटनेस. और क्या बचा इनके पास, और फ्यू ग्रेट मोमेंटोज ऑफ द पास्ट ग्लोरी. मोमेंटोज यानी अवार्ड्स, जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं. पास्ट ग्लोरी यानी पुराने ज़माने में कभी पास्ट में आपको कोई ग्लोरी मिली हो, यानी रिस्पेक्ट वन बाय द अचीवमेंट. आपने कोई अचीवमेंट कर लिया है तो आपको महाराजा ने कोई मोमेंटो दिया है, कोई प्राइज़ दिया है, या इस तरीके का आपको ऑनर दिया है, आपको रिस्पेक्ट दी, आपको सम्मानित करने के लिए. तो टाइगर मुस्टैच रखने वालों के पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये सारे प्राइज, मोमेंटोज, ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें बची हैं. और प्राइड यानी घमंड बचा है कि हमारे पूर्वज तो बहुत बड़े बड़े काउंसलर्स हुआ करते थे मुगलों के अंदर या राजाओं के अंडर. ठीक है, स्क्रोल्स ऑफ ऑनर ग्रांटेड बाय द फॉर्मर एम्परर. फॉर्मर एम्परर यानी जो राजा और महाराजा लोग इन टाइगर मुस्टैच रखने वालों को स्क्रोल ऑफ ऑनर, ये स्क्रोल ऑफ ऑनर होता है, यानी जो ऐसे ऐसे रोल करके जो खुलता है ना, कि आपके ऑनर के लिए, आपको रिस्पेक्ट के लिए आपको दिया जाता है. बस इन लोग के पास अब यही सब चीज़ें बची हुई हैं, बाकी कोई बहुत बड़े बड़े कोई ज़मीनें इनके पास कुछ नहीं है. अ फ्यू गोल्ड ट्रिंकेट्स, और क्या बचा होगा इनके पास, थोड़े बहुत गोल्ड ट्रिंकेट्स. ट्रिंकेट्स क्या होता है, अ स्मॉल ज्वेलरी ऑफ लिटिल वैल्यू. तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं, थोड़ी बहुत वैल्यू है.
तो ये कुछ गोल्ड ट्रिंकेट्स इन लोगों के पास बचे होंगे। एयरलूम्स एंड बिट्स ऑफ लैंड। एयरलूम्स का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स दैट हैज बिलोंग्ड टू द फैमिली फॉर सेवरल जनरेशंस। तो कोई वैल्यूएबल, कोई बहुत पुरानी, कोई वैल्यूएबल चीज़ जो जनरेशन से यानी पीढ़ियों दर फैमिली के पास है, वो कुछ एयरलूम्स यानी कुछ पुश्तैनी चीज़ इन लोगों के पास होगी। और एंड बिट्स ऑफ लैंड, और बिट्स ऑफ लैंड यानी थोड़ा बहुत लैंड, बिग लैंड नहीं, बिट्स यानी थोड़ा बहुत कहीं लैंड होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो बेसिकली टाइगर मुस्टैच रखने वालों के पास ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं आज की डेट में। और इनके जो पूर्वज थे वो डेफिनेटली मुगल्स, अफगान, उनके अंडर के काम करने वाले लोग थे, यानी ग्रेट पीपल थे विद ब्लू ब्लड यानी विद गुड ब्लड, नोबल ब्लड था उनका। तो ये होती है हमारी टाइगर मुस्टैच। नेक्स्ट देयर इज गोट मुस्टैच। अब आ गई हमारी थर्ड टाइप की मुस्टैच जो कि होती है गोट मुस्टैच, इस तरीके की। तो ये जो मुस्टैच होती है ये होती है गोट मुस्टैच, अ रादर अनश्योर ब्रांड वोन बाय द नूवू रिच। अब ये कौन पहनता है? ये इस टाइप की मुस्टैच कौन रखते हैं? नूवू रिच। नूवू रिच यानी पीपल हु हैव रिसेंटली एक्वायर्ड वेल्थ। वो लोग जो अभी अभी नए नए थोड़े अमीर हुए हैं, नूवू रिच, वो इस तरीके की मुस्टैच रखते हैं। द न्यू कमर्शियल बोर्जुआज। बोर्जुआज क्या होता है? मिडिल क्लास, जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं, बोर्जुआज यानी मध्यवर्गीय लोग। एंड द शॉपकीपर क्लास, जो दुकानदार होते हैं, who somehow don't belong and indifferent, the thin little line of mustache worn so that its tips can be turned up or down as the occasion demands। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या नए नए जो अभी अमीर हुए हैं या जो शॉपकीपर क्लास होते हैं, वो ये गोट मुस्टैच रखते हैं और somehow ये इनडिफरेंट होते हैं, इनको किसी से कोई बेसिकली मतलब नहीं होता। ये अपनी मुस्टैच कुछ इस तरीके से रखते हैं ताकि जो टिप्स होते हैं, जो कोने हैं इनके मुस्टैच के, कैन बी टर्न अप एंड डाउन एज द ओकेजन डिमांड्स। अगर इन्होंने बहुत कमा लिया सडनली मार्केट में, तो ये अपना ऊपर का जो ये पार्ट है ये ऐसे कर देंगे, मतलब ये चीज़ सेम रहेगी, बस ये जो टिप्स ऊपर कर देंगे। अभी गरीबी चल रही है, मंदी चल रही है, तो इस पोर्शन को वापस से ये लोग ऐसे हटा देंगे, तो ये चीज़ वापस से ऐसे नीचे की तरफ इनकी बैठ जाएगी। तो ये गोट मुस्टैच ऐसी रखते हैं कि नीचे या ऊपर ओकेजन के हिसाब से करते रहते हैं ये लोग। A show of power to some कूली और humility to a prosperous client। मान लो अगर इनकी शॉप पर कोई कूली आया है, बेचारा कोई गरीब आया है, तो ये अपनी मूछें ऊपर कर देंगे अपनी पावर दिखाने के लिए उसको। या मान लो कोई प्रॉस्परस क्लाइंट, कोई बहुत अमीर क्लाइंट कस्टमर आया है इनकी दुकान पे, तो ये अपनी मूछ ह्यूमिलिटी दिखाएंगे उसको, यानी द क्वालिटी ऑफ मॉडेस्टी यानी विनम्रता, विनम्रता दिखाने के लिए अपनी मूछों को नीचे कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू ओकेजन या सिचुएशन के हिसाब से ये गोट मुस्टैच की जो टिप्स होती हैं ऊपर या नीचे करते हैं। दैट्स इट। तो ये आपकी गोट मुस्टैच है और इस तरीके के लोग गोट मुस्टैच रखते हैं। और कौन सी मुस्टैच होती है? देयर इज अ चार्ली चैपलिन मुस्टैच। अब ये आपकी फोर्थ टाइप की मुस्टैच है, चार्ली चैपलिन मुस्टैच। ये इस तरीके की होती है, जैसे कि आपने जेठालाल को देखा होगा तारक मेहता में, जो ऐसी इतनी मुस्टैच रखता है, वो चार्ली चैपलिन मुस्टैच होती है। वोन बाय द लोअर मिडिल क्लास। ये कौन रखता है? लोअर मिडिल क्लास के लोग रखते हैं, जो क्लर्क होते हैं वो रखते हैं। प्रोफेशनल मैन, कोई प्रोफेशनल है किसी चीज़ में, वेटर है या कुछ, तो उस टाइप के वो लोग ये वाली मुस्टैच रखते हैं। अ काइंड ऑफ हाफ एंड हाफ अफेयर डेलिबरेटली डिजाइंड एज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द ट्रेडिशनल फुल मुस्टैच and the clean shaven curls and cut of the sahibs like them to keep mustaches at all। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कर्जन कौन थे। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये थे कर्जन, इनका नाम था कर्जन। ये हमेशा क्लीन शेव रखते थे। कौन थे ये? ही वॉज अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स और कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट के। तो ये हमेशा क्लीन शेव रखते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि चार्ली चैपलिन मुस्टैच आई कैसे। तो चार्ली चैपलिन मुस्टैच में सिर्फ इतनी सी मुस्टैच रखते हैं और बाकी पूरी जो शेव होती है वो क्लीन शेव रखते हैं। और ये क्लीन शेव किससे इंस्पायर्ड थे लोग? कर्जन से, क्योंकि कर्जन हमेशा क्लीन शेव रखता था, तो लोगों ने उनसे प्रेरित होकर क्लीन शेव रखी, लेकिन सिर्फ इतनी सी रखी, यानी हाफ एंड हाफ अफेयर, डेलिबरेटली डिजाइन, यानी आधी आधी रखी, यानी आधी मूछ रखी और आधा क्लीन शेव रखा,
डेलिबरेटली डिजाइन यानी जानबूझ के इसकी डिजाइनिंग इस मूछ की इस तरीके से की ताकि पुरानी फुल मुस्टैच, लोग पहले फुल मुस्टैच रखते थे, उसका आधा कर दिया और क्लीन शेव जैसा कर्जन रखता था, दोनों का मिक्सचर रख दिया इन्होंने। तो जैसे जो बड़े साहिब्स टाइप के होते थे जो बिल्कुल मुस्टैच रखना पसंद नहीं करते थे तो बिल्कुल क्लीन रख लेते थे, और थोड़ी सी ऐसे दरोगा टाइप के जो होते हैं वो थोड़ी सी ऐसी रख लेते थे। तो दिस वॉज योर चार्ली चैपलिन मुस्टैच। देयर इज द शीप मुस्टैच। अब फिफ्थ टाइप की मुस्टैच आपकी कौन सी है? शीप मुस्टैच। ये जो देख रहे हैं आप, ये होती है शीप मुस्टैच ऑफ द कूलीज एंड द लोअर ऑर्डर्स। तो ये कौन रखता है? जो कूली होते हैं, सामान उठाते हैं स्टेशन पे, वो, एंड द लोअर ऑर्डर्स, जो लो ऑर्डर के लोग होते हैं वो इस टाइप की मुस्टैच रखते हैं। द माउस मुस्टैच। और लास्ट जो सिक्स्थ टाइप की मुस्टैच होती है वो होती माउस मुस्टैच ऑफ द पेशेंट्स एंड सो ऑन। तो जो ये वाली पतली सी, बिल्कुल आप इतनी सी देख रहे हैं, जो लिप्स के बिल्कुल ऊपर है, यहाँ तक भी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे, तो ये है आपकी माउस मुस्टैच। ये कौन रखता था? ये पेशेंट्स रखते थे, यानी पुअर फार्मर्स, जो गरीब किसान होते थे वो इस तरीके की माउस मुस्टैच रखते थे। तो इस तरीके की अलग अलग मुस्टैच जो है हिंदुस्तान में आपको मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। In fact, there are endless styles of mustachios, all appropriate to the wearers and indicative to the various orders. तो कह रहे हैं बल्कि इसके अलावा भी, ये तो 6 तो आपको मुस्टैच बताई, इसके अलावा भी एंडलेस स्टाइल ऑफ मुस्टैचेस यानी अनगिनत स्टाइल है मूछों की हिंदुस्तान में जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही लगती है जब उनके वेयरर्स, उनके रखने वाले उनको रखते हैं। और क्या इंडिकेट करती है उनकी मुस्टैचोस कि वो कौन से ऑर्डर से हैं, हाई ऑर्डर के लोग हैं कि लोअर ऑर्डर के लोग हैं। एज रिगरसली एडहेयर्ड। रिगरसली का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली अप्लाइड। कोई चीज़ जब आप स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हो इसको रिगरसली बोलते हैं। एंड एडहेयर्ड का हिंदी का मतलब होता है पालन करना, यानी टू फॉलो। एज इफ दे हैड बीन पेटेंटेड। पेटेंटेड यानी गिवन एक्सक्लूसिव राइट। जब आप किसी चीज़ को एक्सक्लूसिव राइट दे देते हो, हक दे देते हो, तो कोई दूसरा इंसान उसको कॉपी नहीं कर सकता। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोली जा रही है बड़ी मजाकिया बात की हिंदुस्तान के लोग तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और पालन करते हैं कि हम इस जाति के लोग हैं तो हम इस तरीके की मूछें रखेंगे, और ऐसे फॉलो करते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की सरकार ने उनको पेटेंट दे दिया कि आपके पास राइट है कि आप ही ऐसी मूछें रख सकते हो और दूसरा आदमी आपका कॉपी नहीं कर सकता। इस तरीके से लोग हिंदुस्तान में बिहेव करते हैं। और हैड बीन सैंक्शनड बाय द स्पेशल अपॉइंटमेंट विथ हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे मूछे रखते हैं, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जैसे हिज मैजेस्टी यानी किंग और ग्रेट द क्वीन ने इनको सैंक्शन कर दिया, इनको ऑर्डर दे दिया कि आपको ऐसी रखनी है। तो वो लोग बिल्कुल बिना किसी एक्सक्यूज के वही रखते हैं और किसी को फॉलो भी नहीं करने देते अपना खुद का स्टाइल। तो हिंदुस्तान में मूछों का इतना ज़्यादा महत्व है भाई। एंड एनी पोचिंग ऑन द स्टाइल ऑफ वन क्लास बाय द मेंबर्स ऑफ द अनदर इज रिजेंटेड। पोचिंग का मतलब क्या होता है? स्टीलिंग एंड कॉपीइंग। आपने किसी का स्टाइल चुरा लिया और कॉपी कर रहे हो आप। रिजेंटेड का मतलब क्या होता है? टू फील बिटरनेस, यानी मन में किसी के लिए बिटरनेस यानी कड़वाहट आना। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि अगर किसी दूसरे इंसान ने कि या किसी लोअर क्लास के इंसान ने किसी अपर क्लास के इंसान के स्टाइल को कॉपी कर लिया तो अपर क्लास वाले भाई बहुत रिजेंट हो जाएंगे, कड़वाहट आ जाएंगी उनके मन में कि तुम लोगों ने हमारा मूछों का स्टाइल कैसे कॉपी किया। ये हम अपर क्लास वालों के लिए, ना ही तुम लोअर क्लास वालों के लिए। एंड द राइजिंग रेशियो ऑफ मर्डर्स इन माई कंट्री इज इंटरप्रिटेटेड बाय सर्टेन अथॉरिटीज एज बीइंग इंडिकेटिव ऑफ द इंक्रीजिंग जेलसी विद इन विच ईच क्लास इज guarding its rights and privileges in regard to the mark of their mustache। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे हिंदुस्तान में बहुत रेशियो बढ़ रहा है मर्डर्स का, यानी लोगों की हत्याओं का, क्योंकि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ है अगर उनको लगता है कि हमारी मूछें किसी लोअर क्लास वाले ने कॉपी कर दी तो उनके अंदर जेलसी यानी घृणा भावना, जलन की भावना बढ़ रही कि तुमने कैसे हमारी कॉपी करी, इसलिए लोग उनका मर्डर कर देते हैं। इस वजह से जो अपर क्लास के लोग हैं या जो जिनको अपनी मूछों पे बहुत ज़्यादा गर्व है वो अपने राइट्स यानी जो उनको हक दिए गए हैं और जो प्रिविलेजेस हैं यानी स्पेशल एडवांटेजेस जो इन अपर क्लास वाले लोगों को मिलते हैं उसको ये लोग गार्ड करने पे तुले हुए हैं यानी बचाने पे तुले हैं
कि भाई हम अपर क्लास के लोग हैं, हम ऐसी वाली मूछें रखते हैं, तो इस वजह से हमें कितने सारे राइट्स, हमें हक मिल रहे हैं, स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं जो लोअर क्लास को नहीं मिलते। लेकिन अगर लोअर क्लास हमारा कॉपी करेगा तो भाई वो तो अपर क्लास का दिखेगा ना, तो जेलेसी आई इसलिए इनका मर्डर कर दो, इनकी सोसाइटी को ख़त्म कर दो, इस तरीके की फीलिंग, भावना जो है लोगों के मन में आज की डेट में आ रही है। और किसकी वजह से? सिर्फ मुस्टैचो की शान बान आन बचाने के लिए। ओके, तो ये हो गया लोगों का माइंडसेट भाई। ऑफ कोर्स द एनालिसिस ऑफ द एक्सपर्ट इज रादर टू एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉट ऑल द मर्डरर्स कैन बी ट्रेस्ड टू दिस कॉज। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डेटा एंड इन्वेस्टिगेशन। तो बोल रहे हैं कि हाँ ये बात है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका एनालिसिस, उनका डेटा जो उन्होंने निकाला है, रिजल्ट जो निकाला है, उससे ये पता चला है कि सारे ही मर्डर्स इस कॉज यानी इस रीज़न से नहीं हो रहे हैं कि मुस्टैशेस लोगों ने हमारी कॉपी करी। अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं, बट सर्टेनली, यानी कि सर्टेनली मतलब श्योरली, but surely it is true that the preference of the people in regard to their mustache are causing a lot of trouble in our parts यानी different parts of the country। तो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी मौत या मर्डर जो हो रही है मुस्टैश यानी मूछे की वजह से हो रही है, लेकिन इतना तो तय है कि जो दूसरे बड़े अपर क्लास के लोग हैं वो अपना राइट बचाने के लिए, अपना प्राइड, अपना प्रिविलेज बचाने के लिए अपनी मूछों को गार्ड कर रहे हैं और लोअर क्लास वालों का मर्डर करने में तुल रहे हैं। और इस वजह से काफ़ी ट्रबल, काफ़ी परेशानी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, हमारी कंट्री में देखा जा रहा है। फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रंपस इन माई ओन विलेज द अदर डे अबाउट अ पेयर ऑफ मुस्टैशोज। अब रंपस का मीनिंग क्या होता है? अ नॉइजी डिस्टर्बेंस यानी शोर गुल्ला, हिंदी में बोले तो विवाद, झगड़ा। तो माय मतलब ये कौन है? ये खुद ऑथर बोल रहे हैं। तो अब ऑथर बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब आप मेरे खुद के ओन विलेज, मेरे खुद के गांव की ही बात ले लो। अभी कुछ दिन पहले मेरे गांव में बहुत रंपस यानी बहुत विवाद हुआ। किस बारे में? पेयर ऑफ मुस्टैचोज। इसी मूछों की बात पे बहुत ज़्यादा विवाद हो गया खुद ऑथर के गाँव में। तो क्या विवाद हुआ ऑथर के गाँव में? It so happened that Seth Ramanand, the grocer and the money lender, who had been doing well out of the recent fall in the price of wheat by buying up whole crops cheap from the hard-pressed peasants and then selling them at higher prices, took it into his head to twist the goat mustache integral to his order and position in society at the tips so that it looked nearly like a tiger mustache। तो अब यहाँ पे अपने गांव का एग्जाम्पल बताते हुए ऑथर बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक सेठ रामानंद था। वो कौन था? वो एक ग्रोसर था, यानी अ पर्सन हु सेल्स फूड एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स, यानी छोटा मोटा ग्रोसर यानी खाने पीने की चीज़ें बेचता था अपनी दुकान पे। और मनी लेंडर था, यानी आप कोई अपना सामान उसके पास आके मॉर्टगेज करो, गिरवी रखो और वो आपको ब्याज पे पैसे देगा, सिक्योरिटी पे पैसे देगा। तो सेठ रामानंद ग्रोसर था और मनी लेंडर था और वो काफ़ी बढ़िया चल रहा था उसका काम। अभी रिसेंटली वीट यानी गेहूं के प्राइस में, गेहूं के दामों में फॉल आया यानी गिरावट आई थी गांव में। तो इसने क्या किया? सेठ रामानंद ने बाय कर लिए होल क्रॉप्स, पूरी फसल, पूरे जो क्रॉप्स थे वो बेचारे हार्ड प्रेस्ड यानी बेचारे ट्रबल्ड और बर्डन यानी दुखियारे फार्मर से, गरीब फार्मर से इस रामानंद ने सारा गेहूं खरीद लिया। क्योंकि गेहूं के दामों में गिरावट आई तो रामानंद ने बेचारे गरीब फार्मर्स जो हार्ड प्रेस थे, जो बेचारे बर्डन थे, जो बेचारे कमज़ोर और लाचार थे, उनसे रामानंद ने सारा गेहूं खरीद लिया। एंड देन सेलिंग देम एट हायर प्राइजेस। और फिर इस रामानंद ने क्या किया? मार्केट में इस गेहूं को ऊंचे दामों पे, हाई प्राइस पे बेचा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? ये बहुत अमीर हो गया। It took it into his head to twist the goat mustache integral। अब क्योंकि ये शॉपकीपर था रामानंद, तो इसको कौन सी मुस्टैश रखनी चाहिए थी? गोट मुस्टैश। तो इसने ना अपनी गोट मुस्टैश को क्या किया? ऊपर कर दिया। ओकेजन क्या आ गया कि सडनली इस एकदम से माला माल हो गया ये, तो इसने अपनी गोट मुस्टैश को ऊपर कर दिया। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? हेयर टू मेक असेंशियल पोजीशन इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी में इसको दिखाना था कि भाई मैं तो अभी बहुत अमीर हो गया हूँ, सोसाइटी में इसको अपनी पोजीशन बनानी थी, तो इसने अपनी गोट मुस्टैच का ऊपर का पार्ट, टिप्स जो थी वो ऊपर कर दिए सोसाइटी में पोजीशन दिखाने के लिए, सो दैट इट लुक नियरली लाइक अ टाइगर मुस्टैच।
तो ऐसे ऊपर करी उसने अपनी गोट मुस्टैच कि वो कहीं ना कहीं टाइगर मुस्टैच जैसी दिखने लग गई, यानी अपर क्लास वाले इंसान के हिसाब। Nobody seemed to mind very much because most of the mouse mustached patients in our village are beholden to the local money lender, either because they owe him interest or a loan or an installment on a mortgage of jewelry or a land. अब क्योंकि शॉपकीपर सेठ रामानंद ने अपनी गोट मुस्टैच को टाइगर मुस्टैच में कन्वर्ट कर दिया है, नोबडी सीम टू माइंड वेरी मच, कोई भी इतना ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा है, इतना ध्यान नहीं दे रहा उसकी बात को। क्यों? क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी पुअर फार्मर्स हैं जो माउस मुस्टैच रखते हैं हमारे विलेज में, हमारे गांव में, आर बी होल्डिंग यानी बाउंड टू रिटर्न, क्योंकि वो बेचारे गरीब फार्मर्स जो हैं बाउंड है, बंधे हुए हैं गोट मुस्टैच वाले सेठ रामानंद के अंडर, क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने गिरवी रखा हुआ है सेठ के पास। तो उनको क्या पे करना है? उनको इस मनी लेंडर को, सेठ रामानंद को, या तो कुछ इंटरेस्ट देना है, कुछ ब्याज देना है, कुछ लोन देना है, या तो कोई किश्त भरनी है, कोई इंस्टॉलमेंट देनी है, क्योंकि उन्होंने मॉर्गेज करी हुई है अपनी ज्वेलरी या अपना लैंड, यानी गिरवी रखा हुआ है सेठ के पास। अब क्योंकि उनका सब सामान गिरवी है, वो तो वैसे ही उसके एहसानों तले दबे हुए हैं, उसको इतना ब्याज देना है इन पुअर पेशेंट्स को, तो वो क्या ही बोलेंगे उसको कि नीचे कर अपनी मुस्टैच, तो वो नहीं बोल सकते उसको। बिसाइड्स द सेठ हैड बीन केयरफुल इनफ टू ट्विस्ट हिज मुस्टैच सो दैट इट सीम्ड नियरली दो नॉट क्वाइट लाइक अ टाइगर मुस्टैच। इसके अलावा जो सेठ रामानंद है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली उसने अपनी मुस्टैच को ऊपर करी है। उसने अपनी मुस्टैच ऊपर तो कर ली, लेकिन इस तरीके से करी है कि वो पूरी तरीके से टाइगर मुस्टैच जैसी ना दिखे। लेकिन ऊपर तो कर दी, लेकिन टाइगर मुस्टैच जैसी नहीं दिख रही, कहीं हद तक दिख रही है, पूरी तरीके से टाइगर मुस्टैच जैसी वो ट्विस्ट करी हुई नहीं है उसकी। But there lives in the vicinity of our village, in an old dilapidated Mughal style house, a Musalman named Khan Azam Khan, who claims descent from an ancient Afghan family whose heads were noblemen and councillors in the court of the great Mughals. Vicinity का मतलब क्या होता है? A near area, the area near a place, एक जगह के आसपास की जो जगह होती है वो। Dilapidated का मतलब क्या होता है? ओल्ड एंड ब्रोकन डाउन, कोई चीज़ जो बहुत पुरानी है, टूटी फूटी, बहुत ही बेकार हालत में वो। तो अब बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि सेठ रामानंद की मूछें ऊपर है, लेकिन इसके अलावा हमारे विलेज, हमारे गांव के पास में ही एक मुसलमान रहता था जिसका नाम था खान आजम खान, और वो किस घर में रहता था? मुग़ल स्टाइल हाउस में। उसका घर कैसा था? मुग़लों के ज़माने का स्टाइल का, पुराने ज़माने का घर था। और वो घर कैसा था? डायलापिटेटेड, यानी बहुत बुरी हालत में, टूटा फूटा खंडर जैसा हो रहा था बिल्कुल। और ये खान आजम खान क्या क्लेम करता है, क्या बताता है कि भाई जो मेरे एंशंट हैं, जो मेरे एंसेस्टर्स, जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे फैमिली के बड़े दादा परदादा हैं, वो अफ़गान्स थे। वो कौन थे? वो अफ़गान्स थे। और वो मुग़ल्स, जो ग्रेट मुग़ल्स थे, उनके दरबार में, उनके कोर्ट में कौन थे मेरे पूर्वज? नोबलमैन, यानी बहुत हाई रैंक के ऑफिसर्स और काउंसलर्स थे, यानी कि बड़ा दर्जा रखने वाले लोग थे। और डिसेंट का मतलब क्या होता है? दी ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन। तो वो क्या बताता है खान आजम खान कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ? मैं अफ़गान्स के बैकग्राउंड से हूँ, और जो मेरे दादा परदादा हैं वो मुग़ल्स के दरबार में ग्रेट काउंसलर्स थे और नोबलमैन थे, यानी कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे। खान आजम खान, a tall middle-aged man, is a handsome and dignified person. अब खान आजम खान क्या है? बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, मिडिल एजेड मैन यानी अधेड़ उम्र का आदमी है, बहुत हैंडसम दिखता है, और डिग्निफाइड पर्सन यानी रिस्पेक्टेड पर्सन है। एंड ही वेयर्स अ टाइगर मुस्टैच, और ये कौन सी पहनता है? वो टाइगर मुस्टैच, वो ट्विस्ट वाली। क्यों? क्योंकि ये इसके एंसेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी, इसके जो पूर्वज थे वो काफ़ी बहुत हाई रैंकिंग नोबलमैन थे। एंड रिमेन्स अडॉन्ड, अडॉन्ड मीन्स अट्रैक्टिव। ये जो खान आजम खान है ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, बढ़िया दिखता है, विद द फेडेड रेमनेंट्स ऑफ अ गोल्ड ब्रोकेड वेस्ट कोट, दो ही हैजंट इवन अ पैच ऑफ लैंड लेफ्ट। तो ये जो खान आजम खान है बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, क्या पहन के? ये गोल्ड ब्रोकेड का वेस्ट कोट। वेस्ट कोट क्या होता है? ये जो वेस्ट कोट जो हम पहनते हैं इस तरीके से ब्रोकेड का, और इसके ऊपर गोल्ड का इस तरीके सा कि जरदोजी का काम, ऐसे गोल्ड का काम करा हुआ है। रेमनेंट्स यानी रिमेन्स, जो बचा कुचा गोल्ड जो उनके पास होगा उसने
जड़ के रखा है अपने वेस्ट कोट पर, ये पहन के वो काफ़ी एडॉन रहता था, यानी अट्रैक्टिव दिखता था। दो ही हैजंट इवन अ पैच ऑफ लैंड लेफ्ट, और इसके पास कोई इसका लैंड पैच यानी एक टुकड़ा ज़मीन का भी इसके पास नहीं बचा था, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत शान और शौकत का मानता था। टाइगर मुस्टैच रखता था, ऐसा गोल्ड का ब्रोकेट का वेस्ट कोट पहनता था, और अपने आप को कहता था कि मैं अफगानियों का डिसेंड हूँ, यानी मेरा बैकग्राउंड उनकी तरफ का है। Some people, notably the landlord of our village and the moneylender, maliciously say that he is an impostor and that all his talk about his blue blood is merely the bluff of a rascal. अब notably का मतलब क्या होता है? Specially, ठीक है। maliciously का मतलब क्या होता है? In a wrong intention, जब आप किसी के बारे में गलत इंटेंशन से कोई बात बोल रहे हो जबकि सामने वाला बात सच बोल रहे हैं। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी ग्रेट, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत महान हूँ और मेरे बहुत बड़े बड़े पूर्वज थे, बेसिकली एक ढोंगी व्यक्ति। ओके, तो अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी में बोलते हैं कि कुछ लोग जैसे कुछ लोग स्पेशली जैसे जो हमारे विलेज का लैंडलॉर्ड था, जो विलेज का जो गांव का मुखिया था, वो मनी लेंडर सेठ रामानंद, ये मैलिशियसली यानी बहुत गलत इंटेंशन से खान आजम खान के बारे में ये बोलते थे कि खान आजम खान एक ढोंगी है, जबकि वो था नहीं। उसके वाकई में उसके एंसेस्टर्स अफगान्स थे मुगलों के कोर्ट में, लेकिन ये लोग जलन में क्या बोलते थे कि अरे ये तो झूठ बोलता है, तो ढोंगी है, और ये जितना भी बोलता है कि मेरा खून ब्लू ब्लड है, यानी मैं बहुत अच्छे खून का हूँ, मेरा नोबल ब्लड है, तो ये सब एक ब्लफ है, ये सब फेक है, फालतू ढोंग है, एक ये रास्कल की है, क्योंकि ये जो खान आजम खान है बहुत रास्कल है, बहुत बेवकूफ़ आदमी है। अदर्स लाइक द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, और जो दूसरे लोग थे गांव के, जैसे मंदिर के जो पुजारी थे, वो कंसीड का मतलब क्या होता है? एग्री दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग, जब आप पहले बोलते हो, पहले डिनाई कर देते हो, नहीं नहीं ये तो झूठा है, और फिर बाद में एग्री करते हो हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसीड करना। तो जो मंदिर का पुजारी है वो कंसीड करते हुए ये बोलता है दैट हिज एंसेस्टर्स वर सर्टेनली अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ ग्रेट मुगल्स बट एज स्वीपर्स। तो अब पंडित जो पुजारी है वो भी जलन भावना में क्या बोलता है, हाँ हाँ ये बात सच है कि इसके जो एंसेस्टर्स, इसके जो पूर्वज हैं खान आजम खान के, वो अफगानियों के पूर्वज थे, और वो ग्रेट मुगलों के राजाओं मुगल्स के जो राजा थे उनके अंडर काम तो करते थे, लेकिन ये लोग कोई काउंसलर्स नहीं थे बल्कि स्वीपर थे, बल्कि इसके तो पूर्वज चपरासी थे। तो इस तरीके की घृणा भावना की बातें ये लोग खान आजम खान के बारे में बोलते थे। The landlord, the moneylender and the priest are manifestly jealous of one's long ancestry. However, because they all have risen from nothing, and it is obvious from the stately ruins around Khan Azam Khan what grace was once his and his forefathers. Manifestly का मतलब होता है clearly, मतलब obviously. ओके, तो जो लैंडलॉर्ड है यानी कि गांव का जो मुखिया है, मनी लेंडर सेठ रामानंद है, और जो मंदिर का प्रीस्ट पुजारी है, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जेलस हैं किससे? खान आजम खान की लॉन्ग एंसेस्ट्री से, कि इसके तो कितना बड़ा परिवार था, इसका दादा परदादा उनके, तो वो लोग सब इससे जेलस हैं, इसलिए इसके बारे में ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये दे ऑल यानी जितने भी मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड और जो प्रीस्ट हैं, दे ऑल हैव राइजन फ्रॉम नथिंग, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है सब खुद किया, इनके कोई दादा परदादा, इनके ऊपर कोई बैक हैंड नहीं था इनका। तो ये ऑब्वियस है कि इस वजह से ये लोग खान से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और जलते हैं। स्टेटली रूइंस का मतलब क्या होता है? स्टेटली मतलब इम्प्रेसिव, कोई चीज़ जो बहुत वाव है, और रूइंस यानी रिमेन्स, इसके पास जो बची कुची चीज़ें थी खान की वो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बात बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर है कि खान आजम खान के जब भी हम स्टेटली रूइंस देखते हैं, यानी जो भी इसके पास इसका पुराना पुश्तैनी, इसका जो बची कुची चीज़ें, जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो क्या ग्रेस, क्या ब्यूटीफुल, क्या अट्रैक्टिव चीज़ें इसके पास होती हैं, और इससे ये ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि वंस ये खुद कैसा रहा होगा, और इसके जो फोर फादर्स यानी इसके दादा परदादा और तरदादा, वो सब कैसे रहे होंगे, इसके पास रखी हुई चीज़ों से ये चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। इस वजह से ये सारे लोग इससे जलते हैं। Only Khan Azam Khan's pride is greatly in excess of his present possessions, and he is inordinately jealous of his old privileges and rather foolish and headstrong in safeguarding every sacred brick of his tottering house against
वैंडलिज्म। पोजेशंस का मतलब क्या होता है? थिंग्स दैट वन इज हैविंग ऑफ हिज ओन। जितनी भी चीज़ें हमारी खुद की होती हैं, यानी हम उस चीज़ के मालिक होते हैं, वो हमारे पोजेशंस होते हैं। इनऑर्डिनेटली का मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली विलफुल, यानी आप बहुत स्ट्रांगली विलफुल हो कि नहीं मुझे तो ये चीज़ करनी है या मैं तो ये चीज़ करूँगा। बिल्कुल खट्टर दिमाग होता है आपका कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो खान आजम खान है, उसकी जो प्राइड थी, उसकी जो शान थी कि मेरे दादा परदादा मुगलों के अंडर काम करते थे, ये जो उसकी शान और शौकत थी ये बहुत ज़्यादा थी उसके प्रेजेंट पोजेशंस से अगर कंपेयर करें तो। यानी जो भी चीज़ें उसके पास बची कुछ चीज़ें थी वो नाम के लिए थी, बस उसके पास उसका बोलने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ें बची नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी प्राइड उसके सामानों से ज़्यादा थी। यानी उसका जो शान शौकत था वो उससे ज़्यादा ही था, और वो बहुत ज़्यादा जेलस था उन सारे प्रिविलेजेस, उन सारे एडवांटेजेस से जो उसके दादा परदादा को तो मिल गए, लेकिन आज की डेट में उसको नहीं मिल पाए क्योंकि वो सब अब ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं खान आजम खान थोड़ा फूलिश भी था, यानी बेवकूफ़ था, और हेड स्ट्रॉन्ग था, यानी स्ट्रांगली उसके अंदर ये विल थी, ये इच्छा थी कि मैं सेफ गार्ड करके रखूँगा, बचा के रखूँगा अपने सारी चीज़ें जो मुझे वहाँ से पुराने ज़माने से मुझे मेरे पूर्वजों द्वारा मिली है। एवरी सीक्रेट ब्रेक ऑफ हिज टॉटरिंग हाउस अगेंस्ट वैंडलिज्म। टॉटरिंग का मतलब क्या होता है? शेकिंग, हिलता हुआ, टूटा फूटा। वैंडलिज्म का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वंस प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हो, बर्बाद करते हो। तो ये दिमाग में आ गया था खान के कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक एक ईंट, एक एक पूजनीय ब्रिक जो ईंट होती है अपने टॉटरिंग हाउस, अपने टूटे फूटे घर की, जो मुगल स्टाइल का मेरा घर है, भले गिर रहा है कैसा भी, इसको मुझे एक एक ब्रिक को मैं बचा के रखूँगा वैंडलिज्म से। यानी कि ये सारे लोग जो हैं ये मेरे अगेंस्ट है और ये मेरा पुश्तैनी घर वर सब खराब कर देंगे, तोड़ देंगे। और हम हाई क्लास लोग थे, आज भी हम हाई क्लास हैं, तो ये लोग हमसे जलते हैं, तो मैं अपना सब वैंडलिज्म से, यानी कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, हर चीज़ को बचा के रखूँगा इन लोगों से। तो ये सारी भावना जो थी ये खान आजम खान के अंदर थी। खान आजम खान happened to go to the moneylender's shop to pawn his wife's gold nose ring one morning, and he noticed the upturning tendency of the hair on Ramanand's upper lip, which made the moneylender's goat mustache look most like his own tiger mustache. अब एक दिन क्या होता है, खान आजम खान जो होता है वो मनी लेंडर की शॉप पर जाता है, यानी सेठ रामानंद की दुकान पे जाता है। क्यों जाता है? उसको पॉन करनी थी, PAWN, यानी एन ऑब्जेक्ट लेफ्ट एज सिक्योरिटी फॉर मनी लेंड, यानी उसको अपनी बीवी की गोल्ड की, सोने की जो नोज रिंग थी, जो नथ थी इसकी बीवी की, वो उसको सिक्योरिटी के तौर पे जमा करनी थी सेठ रामानंद के पास, ताकि उसको बदले में कुछ पैसे मिल पाए। तो इस पर्पज़ से खान गया था रामानंद की शॉप पे। तो उसने मॉर्निंग के टाइम पे गया था और उसने नोटिस किया कि जो रामानंद का अपर लिप है उसके ऊपर हल्की हल्की मूंछें ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, और ऐसी उठी हुई हैं जैसे कि जो उसकी गोट मुस्टैच है वो गोट मुस्टैच नहीं लग रही, वो खुद खान आजम जैसी टाइगर मुस्टैच जैसे दिखाई पड़ रही है। तो ये देख के बड़ा गुस्सा हुआ खान। तो खान आजम खान सेठ रामानंद से बोलता है, सिंस व्हेन हैव द लेंटिल इटन शॉपकीपर्स बिकम नोबलमैन, ही आस्क्ड सावरली। तो उसने बड़े सावरली, बड़े खटास और गंदे स्वभाव से खान ने सेठ रामानंद से पूछा कि कब से ये लेंटिल ईटन शॉपकीपर्स, यानी दाल रोटी खाने वाले, लेंटिल मीन पल्सेस, कब से ये दाल रोटी खाने वाले नोबलमैन बन गए हैं भाई, यानी मैन हु बिलोंग टू हाई रैंक्स इन द सोसाइटी। तो उसने ताना देते हुए सेठ रामानंद को बोला कि अरे भाई ये दाल चावल रोटी खाने वाले छोटे छोटे तुम जैसे शॉपकीपर्स, ये नोबल रैंक यानी हाई रैंक के लोग कैसे बन गए सोसाइटी में। तो ये उसने क्यों बोला, उसकी उठी हुई मूंछ देख के उसने ताना कसा। आई डोंट नो व्हाट यू मीन खान, रामानंद आंसर्ड। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये रहा खान और ये रहा रामानंद, ठीक है। तो रामानंद खान को बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। यू नो व्हाट आई मीन, सीड ऑफ अ डोंकी, सेड द खान।
तो खान कहता है तुम्हें सब पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सीड ऑफ अ डोंकी यानी गधे के बच्चे। लुक एट द वे यू हैव टर्न द टिप्स ऑफ योर मुस्टैच अपवर्ड्स, देखो तुमने अपनी मूछें कैसे ऊपर की तरफ करके रखी हुई हैं। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक माई टाइगर मुस्टैच, और ये मेरी टाइगर मुस्टैच जैसी दिख रही हैं। टर्न द टिप्स डाउन टू द स्टाइल प्रॉपर टू द गोट दैट यू आर, तो उसने बोला कि वापस इसकी जो टिप्स हैं नीचे करो गोट स्टाइल में, और उसी तरीके से जिस तरीके से गोट बकरी तुम हो वैसे ही तुम, तो इस तरीके से गालियां बक रहा था वो रामानंद को। फैंसी द एयर्स ऑफ पीपल नाउ डेज, तो वो कहता है आजकल के ज़माने में सबको फैंसी अट्रैक्टिव बढ़िया बढ़िया चीज़ें चाहिए जो हाई रैंकिंग लोगों को मिलती हैं, वैसे ही तुम भी मुझे कॉपी कर रहे हो मेरी टाइगर मुस्टैच को, तो तुम्हें फैंसीफुल चीज़ें चाहिए जबकि तुम हो गोट स्टाइल के, तो नीचे करो अपनी मूछें। Oh Khan, don't get so excited, said the moneylender, who was nothing if he was not amenable, having built up his business on the maxim that the customer is always right. Amenable का मतलब क्या होता है? Easily open and responsive to the suggestion. Amenable वो लोग होते हैं जो काफ़ी open रहते हैं, सुलझे हुए रहते हैं, and responsive to the suggestion. अगर कोई उनको कोई suggestion कोई सलाह दे रहा है तो उसके responsive होते हैं, यानी उनकी बात मान जाते हैं और response भी देते हैं। तो इतनी बातें सुनने के बाद रामानंद कहता है अरे खान ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब उसने इसीलिए बोला क्योंकि वो एक एमिनेबल इंसान है, और उसने इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी अपनी ग्रॉसरी की मनी लेंडिंग का जो बिजनेस है उसने ऐसे बिल्डअप नहीं कर लिया है रामानंद ने, कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी। तो वो इस मैगजिम पर, वो इस कहावत पर चलता था कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कि ग्राहक हमेशा सही है, जैसा ग्राहक बोलेगा हम वैसा करेंगे। इस वजह से आज उसने इतना बड़ा बिजनेस बढ़ा लिया है। आई टेल यू टर्न द टिप ऑफ योर मुस्टैच डाउन इफ यू वैल्यू योर लाइफ, रेज्ड खान आजम खान। रेज्ड का मतलब स्पीक एंग्रीली, गुस्से से बोलना। तो खान बोलता है कि तुम अपनी मुस्टैच के टिप्स डाउन करते हो कि नहीं करते हो? करो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ, अपनी जान प्यारी है तो। और बहुत गुस्से से उसने ये सारी चीज़ें सेठ को बोली। इफ दैट इज ऑल द ट्रबल, हियर यू आर, said Ramanand, brushing one end of the mustache with his oily hands so that it dropped like a dead fly. तो रामानंद कहता है बस इतनी सी परेशानी है, कोई बात नहीं, मैं नीचे कर देता हूँ। तो रामानंद के हाथ थोड़े ऑयली थे, तेल से भरे हुए थे, तो उसने अपना एक हाथ से अपनी एक साइड की मूछ को ऐसे नीचे कर दिया, और ऐसे नीचे किया कि मूछ जो है एक साइड की मरी हुई मक्खी, डेड फ्लाई की तरह बिल्कुल ऐसे बैठ गई, सिर्फ एक साइड की। कम शो मी द ट्रिंकेट्स, हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर देम। ट्रिंकेट्स का मतलब ज्वेलरी ऑफ स्मॉल वैल्यू, छोटी मोटी गोल्ड की ज्वेलरी जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। फिर वो कहता है ठीक है मैंने नीचे कर लिया, अब बताओ क्या गोल्ड ट्रिंकेट्स लाए हो बताओ, और बताओ तुम्हें इसकी कितनी वैल्यू चाहिए बताओ। नाउ दैट Khan Azam Khan's pride was appeased. He was like soft wax in the merchant's sure hand. His need and the need for his family for food was great, and he humbly accepted the value which the money lender put on his wife's nose ring. तो अब खान आजम खान की जो प्राइड, जो उसकी शान थी, वो अपीज हो गई, यानी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि उस बाय फुलफिलिंग द डिमांड्स, क्योंकि जो डिमांड खान ने करी थी उसकी डिमांड पूरी हो गई। तो अब वो बिल्कुल सॉफ्ट वैक्स हो गया, यानी दिल बिल्कुल उसका नरम हो गया कि क्योंकि उसने उसकी बात मान ली। तो इसीलिए रामानंद ने चालाकी से जो भी अमाउंट दिया उसकी वाइफ की नोज की गोल्ड नोज की जो नोज रिंग थी, जो नथ थी, उसके बदले उसने चुपचाप वो ले लिया कि ठीक है तुमने मेरी बात मानी। तो उसने बोला ठीक है मैं जो प्राइस तुम्हें दे रहा हूँ ये लो और तुम नोज रिंग रखो और जाओ। तो उसने हम्बली प्यार से खान ने एक्सेप्ट कर लिया जो भी प्राइस उसको मनी लेंडर ने दिया उसकी वाइफ की नोज रिंग के लिए। तो यहाँ पे स्मार्ट कौन प्ले कर रहा है? सेठ रामानंद। बट as he was departing after negotiating his business, he noticed that though one end of the moneylender's mustache had come down at his behest, the other end was still up. Departing यानी going या leaving, वहाँ से जब जा रहा था। behest का मतलब क्या होता है? किसी को कमांड देना है, किसी को ऑर्डर देना। तो जैसे ही खान आजम खान वहाँ से जा रहा था अपना बिजनेस करने के बाद, यानी नोज रिंग दे के कुछ पैसे बदले में लेके वहाँ से जा रहा था, उसने नोटिस करा कि मनी लेंडर यानी सेठ रामानंद ने एक साइड की तो मूछ नीचे कर दी, लेकिन दूसरे साइड की अब भी ऊपर थी टाइगर मुस्टैच जैसे। A strange trick you have played on me, you swine, the Khan said.
तो खान कहता है तुमने मेरे से ट्रिक प्ले किया है, यानी तुमने मेरे से चालाकी करी है, यू स्वाइन यानी यू पिग। तो वो उसको गाली बकने लग गया सेठ को। आई हैव पेड यू द बेस्ट वैल्यू फॉर योर ट्रिंकेट खान दैट एनी मनी लेंडर विल पे in these parts, he said, especially in these days when the sarkars of the whole world are threatening to go off the gold standard. तो सेठ रामानंद कहता है मैंने क्या तुम पर ट्रिक प्ले करी, तुमने मुझे जो सामान दिया उसके बदले में जितनी मनी वैल्यू तुमको देनी चाहिए थी वो मैंने तुम्हें दे दी। पूरे हिंदुस्तान की सरकार ने जितना गोल्ड के बदले किसी को पैसे देने का जो स्टैंडर्ड तय करके रखा है, मैंने तुम्हें उससे बल्कि ज़्यादा ही दिया है। मैं थ्रेटनिंग हूँ, मुझे डर है सरकार का कि मैंने तुम्हें उनके स्टैंडर्ड सेट करे हुए अमाउंट से ज़्यादा ही अमाउंट तुम्हें दिया है, फिर भी मैंने तुम्हें दिया, तो मैंने तुम्हारे ऊपर क्या ट्रिक प्ले किया भाई। It has nothing to do with the trinket, said Azam Khan, but one of your mustache is still up like my tiger mustache, though you have brought down the other to your proper goat style. तो खान कहता है मेरे गुस्से का इन गोल्ड ट्रिंकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी दूसरी साइड की जो मूंछ है वो अब भी मेरी टाइगर मुस्टैच जैसी ऊपर है, उसको नीचे कर दो जैसे गोट स्टाइल होती है, उसको वैसी गोट स्टाइल जैसी नीचे कर दो। ब्रिंग दैट अदर एंड डाउन ऑल्सो सो दैट देर इज नो एपिंग बाय योर मुस्टैच ऑफ माइन। एपिंग मीन्स कॉपीइंग, किसी को कॉपी करना, नकल करना। तो वो कहता है वो दूसरा एंड जो है उसको भी नीचे करो ताकि ऐसा ना लगे कि तुम मेरी टाइगर मुस्टैच को एप कर रहे हो यानी कॉपी कर रहे हो। Now Khan, said the moneylender, I humbled myself because you are doing business with me. You can't expect me to become mere just worm just by saying you have pawned a trinket with me. तो अब सेठ रामानंद कहता है कि देखो खान, मैंने humbled myself यानी मैं इतना तुमसे पोलाइट और इतना अच्छे से इसलिए बात करा क्योंकि तुम मेरे से बिजनेस कर रहे हो, लेकिन सिर्फ एक मुझे ट्रिंकेट देके यानी एक इतना सा नोज रिंग, इतनी सी गोल्ड की नथ देके तुम मुझे एक वर्म यानी एक कीड़े जैसा ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसा बोलोगे या जैसा मुझे अपने नीचे दबा दोगे मैं दब जाऊंगा। इफ यू वर प्लेजिंग सम मोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी आई माइट कंसिडर ऑब्लाइजिंग यू अ लिटिल मोर। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉमिसिंग टू मॉर्गेज, यानी अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम कुछ और ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी मेरे पास मॉर्गेज करने के लिए यानी गिरवी रखने के लिए आओगे तो मैं तुम्हारी बात कंसिडर कर सकता हूँ और ऑब्लाइजिंग कर सकता हूँ, यानी फिर मैं काइंड यानी अच्छा बिहेव कर सकता हूँ तुमसे और दूसरे साइड की मूछ में फिर शायद नीचे कर दूँ तो और ज्वेलरी लेके आओ तब बात करना। एनी हाउ माई हम्बल मिल्क स्किमर डजंट लुक अ बिट लाइक योर वेलियंट टाइगर मुस्टैच। वेलियंट का मतलब क्या होता है? शोइंग करेज एंड ब्रेवरी, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों की हिम्मत, ब्रेवरी और बहादुरी दर्शाती है। तो सेठ रामानंद खान से कहता है कि भले ये मिल्क स्किमर का मतलब वो अपनी मूछ को कह रहा है, तो वो कहता है एनीवे अभी भी मेरी जो एक मूछ है वो एक साइड की नीचे और एक साइड की ऊपर है, तो तुम्हारी टाइगर मुस्टैच जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, और तुम्हारी टाइगर मुस्टैच तो कितनी करेजियस, कितनी ब्रेव है क्योंकि तुम मुगलों के ज़माने के तुम्हारे पूर्वज हैं। तो मेरी मुस्टैच इस वक्त भी तुम्हारी मुस्टैच जैसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही, और गोल्ड लाओगे गिरवी रखने के लिए तब मैं सोचूंगा। Bring that tip down, Khan Azam Khan roared. For the more he had looked at the moneylender's mustache, the more the still upturned tip seemed to him like an effort at an intimation of his own. तो वो कहता है नीचे करो अपनी एक साइड की मूछ, क्योंकि जितना ज़्यादा खान आजम खान उस उठी हुई मूछ को देख रहा था सेठ की, उतना ज़्यादा उसको लग रहा था कि इसने इमिटेशन करी है यानी कॉपी करी है मेरी टाइगर मुस्टैच की, और उतना ज़्यादा उसके अंदर खान के अंदर गुस्सा आ रहा था। Now, be sensible, Khan, the moneylender said, waving his hand with an imperturbable calm. Imperturbable का मतलब क्या होता है? Being calm and composed, आप बहुत शांत और सुकून में बैठे रहते हो। तो सेठ को अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा, वो बहुत शांत है, बहुत काम है। वो कहता है अपना हाथ, वेविंग हिज हैंड का मतलब अपना हाथ ऐसे करके वो बोलता है बी सेंसिबल खान, समझदारी से काम लो खान, चिल्ला चोट करने की जरूरत नहीं है, और गोल्ड ले आओ मॉर्गेज करने के लिए तब देखेंगे। आई टेल यू टर्न दैट टिप डाउन और आई शैल रिंग योर नेक, सेड द खान। रिंग का मतलब क्या होता है? स्क्वीज एंड ट्विस्ट, निचोड़ के तोड़ देना, मरोड़ देना।
तो खान कहता है मैं कह रहा हूँ ये साइड की जो मूंछ ऊपर है उसको नीचे करो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन निचोड़ के तोड़ दूंगा। All right, the next time you come to do business with me, I shall bring that tip down. Answered the money lender cunningly. Cunningly का मतलब क्या होता है? चालाकी से। तो अब मनी लेंडर ने ज्यादा बात नहीं करी सेठ ने और बोला भाई अगली बार जब तुम बिजनेस करने आओगे तब बात करना, तब मैं नीचे कर दूंगा, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। That is fair, said चौधरी छोटू राम, the landlord of the village, who was sitting under the tree opposite. तो अब सेठ रामानंद और खान आजम खान के बारे में जो भी पूरी बात हो रही थी ये सब चौधरी छोटू राम ने सुनी। और ये कौन है? लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज यानी गांव का मुखिया। ऑपोजिट यानी उस तरफ ही एक पेड़ था, ये लोग सब उस पेड़ के नीचे बैठे थे, गांव का लैंडलॉर्ड और दूसरे पुआ फार्मर्स वगैरह। तो उन्होंने इसकी पूरी बात सुनी और उसी वक्त जो गाँव का मुखिया है चौधरी छोटू राम, उसने बोला दैट्स फेयर, कि खान आजम खान ये फेयर है, ये सही बात है, तुम बिजनेस करने आओगे जब अगली बार तो वो नीचे कर देगा, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट उसकी एक मूंछ ऊपर है एक नीचे, जो तुम्हारी टाइगर मुस्टैच जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही। तो जब तुम अगली बार बिजनेस करने आओगे तब वो कर देगा। टू बी श्योर सम पेशेंट्स चिम्ड इन शीपिशली। चिम्ड का मतलब क्या होता है? मेक साउंड्स मेलोडियसली। तो वहीं पर गांव के जो लैंडलॉर्ड जो मुखिया थे उनके साथ कुछ पेशेंट्स भी बैठे थे यानी गरीब फार्मर्स। तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो बोलते हैं टू बी श्योर, सब साथ मिलके एक साथ बोलते हैं शीपिशली यानी भेड़ बकरियों की तरह सब साथ मिलके बोलते हैं हाँ ये सही है, ये सही है। खान आजम खान मैनेज टू कंट्रोल हिज मर्डरस इम्पल्सेस एंड वॉकड अवे। इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा। अब गांव का मुखिया पुअर पेशेंट सब कह रहे थे, तो खान आजम खान ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वहां से वॉक करके चला गया। बट ही कुड नॉट क्वेल हिज प्राइड। क्वेल का मतलब क्या होता है? पुट एन एंड टू। लेकिन खान आजम खान अपनी प्राइड, अपनी शान को अंत उस पर रोक तो नहीं लगा सकता था। द प्राइड ऑफ द जनरेशंस ऑफ हिज एंसेस्टर्स हु हैड वोन द टाइगर मुस्टैच एज अ मार्क ऑफ देयर हाई पोजीशन। तो उसने सोचा कि ये जो टाइगर मुस्टैच है ये मेरी जनरेशन्स ने, ये मेरे पूर्वजों ने पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने उन्होंने ये टाइगर मुस्टैच पहनी है, वो इतने हाई रैंकिंग थे, तो मैं इसको मतलब दांव पे तो नहीं लगा सकता, मैं उसकी गोट मुस्टैच को नीचे करके ही रहूँगा। ये बात उसके माइंड में बैठ गई। टू सी द सिंबल ऑफ हिज ऑनर इमिटेटेड बाय अ मनी लेंडर, दिस वॉज टू मच फॉर हिम। और जब भी वो उस मनी लेंडर सेठ रामानंद को देखता था कि उसने उसकी ऑनर की चीज़, उसकी रिस्पेक्टफुल टाइगर मुस्टैच की चीज़ को इमिटेट किया हुआ है यानी कॉपी किया हुआ है, तो ये चीज़ उसके लिए टू मच हो गई थी यानी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं झेलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा खान। He went home and fetched a necklace which had come down to his family through several generations and placing it before the money lender said, खान आजम खान को शांति नहीं पड़ी, वो घर गया और उसने फेच किया यानी सर्च, ढूंढना स्टार्ट किया एक बड़ा सा नेकलेस, एक बड़ा सा हार जो 7 जनरेशंस पिछली 7 पीढ़ियों द्वारा उसको मिलते हुए आज खान आजम को मिली थी। तो उसने वो जाके मनी लेंडर यानी खान सेठ रामानंद को दे दी और बोला उसने, नाउ यू विल ब्रिंग दैट टिप टू योर मुस्टैच डाउन बाय ऑल द मीन्स खान, सेड द मनी लेंडर। तो वो कहता है अब ये पुश्तैनी मेरा पिछली 7 जनरेशंस का जो हार है वो मैं तुम्हें देता हूँ, अब तुम इस मूंछ को नीचे करो। तो वो कहता है बाय ऑल मीन्स, बिल्कुल बिल्कुल खान, बिल्कुल नीचे करता हूँ। और उसने बोला कि मैं बिल्कुल नीचे करता हूँ, बट लेट अस सी अबाउट दिस नेकलेस, पहले तुम्हारा नेकलेस तो देख लें। हाउ मच डू यू वांट इट, तुमको इसके बदले कितने रुपए चाहिए? पहले उसने बोला कर देंगे पर पहले हार तो देख लें। एनी प्राइस विल डू सो लॉन्ग एज यू ब्रिंग द टिप ऑफ योर मुस्टैच डाउन, आंसर्ड आजम खान। तो आजम खान गुस्से में कहता है कुछ भी प्राइस दे दो इस नेकलेस के लिए, जितना तुम्हें देना हो, बस मेरी को ये मूंछ तुम्हारी नीचे चाहिए। अब सिर्फ एक मूंछ को नीचे कराने के लिए उसने अपना पुश्तैनी हार दे दिया, अपनी वाइफ की नथ दे दी जो सालों साल की उसकी थी। After they had settled the business, the money lender said, "Now, Khan, I shall carry out your will." जैसी बिजनेस हो गया उनके बीच में, हार गिरवी रख दिया उसको, उसके बदले पैसे मिल गए, कुछ भी प्राइस ले लिया उसने इतने महंगे हार के लिए। वो कहता है ठीक है खान, अब मैंने हार देख लिया, तुम्हारा नेकलेस देख लिया, अब मैं ये मूंछ नीचे कर लेता हूँ। एंड ही सेरेमनियसली ब्रश द अपटर्न टिप ऑफ हिज मुस्टैच डाउन, और उसने
सेरेमनियसली यानी आराम से उसने अपनी दूसरी साइड की मूंछ नीचे कर दी। As Khan Azam Khan was walking away, however, he noticed that the other tip of the moneylender's mustache had now gone up and stood dubiously like the upturned end of his own exalted tiger mustache. अब जैसे ही खान वहाँ से जाने लगा, उसने नोटिस किया कि अभी अभी इसने ये वाली मुस्टैच नीचे करी थी और ये वाली तो पहले ही कर दी थी, लेकिन जब जाने लगा तो उसने नोटिस किया कि ये वाली साइड की मुस्टैच फिर से ऊपर कर दी सेठ रामानंद ने। और वो वहाँ पे खान डूबियसली यानी डाउट में, आश्चर्य में ऐसे खड़े रह गया कि ये क्या किया इसने। एग्जॉल्टेड का मतलब हाई लेवल, ये जो टाइगर मुस्टैच है ये हाई लेवल होती है, हाई लेवल के लोग रखते हैं। तो उसने सोचा कि इसने तो फिर से टाइगर मुस्टैच जैसे एक साइड के ऊपर कर दी और मेरी हाई लेवल टाइगर मुस्टैच जैसे फिर से कर दी इसने। ही टर्न्ड ऑन हिज फीट एंड शाउटेड, वो घूमा और फिर से खान आजम खान शाउट करता है यानी चीखता है, I shall kill you if you don't brush that mustache into the shape appropriate to your position as a Lenten eating money lender। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने वो वाला साइड की जो मूंछ है नीचे नहीं करी, तुम दाल रोटी खाने वाले मनी लेंडर। नाउ खान कम टू योर सेंसेस। तो अब रामानंद कहता है, अरे भाई खान अपने सेंसेस में आओ, अपने होशो आवाज में आओ। You know it is the only illusion of a tiger mustache and nowhere like your brave and wonderful adornment, said the greasy money lender। Illusion का मतलब होता है false impression। तो कहता है, अरे खान अपने होशो आवाज में आओ, तुम्हें क्लियरली पता है कि जो मैंने एक साइड की मूंछ ऊपर करके रखी हुई है ये सिर्फ इल्यूजन है, एक गलत इंप्रेशन दे रहा है कि ये तुम्हारी टाइगर मुस्टैच जैसी दिख रही है, जबकि टाइगर मुस्टैच तो दोनों ऊपर होती है, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक साइड की ऊपर करी हुई है। तुम्हारी ब्रेव, तुम्हारी बहादुर टाइगर मुस्टैच जैसी मेरी ये मुस्टैच तो कहीं भी नहीं है। अडॉर्नमेंट मीन्स अट्रैक्टिव मुस्टैच, तो तुम्हारी इतनी प्यारी और इतनी ब्रेव अट्रैक्टिव मुस्टैच जैसी तो मेरी है ही नहीं। तो ये बात किसने बोली? मनी लेंडर ने। और वो काफ़ी ग्रीसी था यानी काफ़ी ऑयली था, उसके हाथ थोड़े ऑयल से भरे हुए थे। I tell you, I won't have you insulting the insignia of my order, shouted Azam Khan. You bring that tip down. Insignia का मतलब क्या होता है? A symbल ऑफ ancestors, यानी मेरे पूर्वजों का चिन्ह यानी सिंबल, वो टाइगर मुस्टैच। तो वो कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने पूर्वजों का जो सिंबल है इसको डिसरिस्पेक्ट करने, इसकी बेइज्जती करने नहीं दूंगा। तुम वो टिप नीचे करो। I wouldn't do it, Khan, if you pawned all the jewelry you possess to me, said the money lender। तो जो मनी लेंडर सेठ रामानंद है वो कहता है, मैं नहीं करूँगा, तुम मुझे चाहे अपनी घर की सारी ज्वेलरी भी दे दोगे ना तो भी मैं नहीं करूँगा। I would rather lose all my remaining worldly possessions। तो अब खान कहता है, मैं तो अपना सब कुछ, मेरे पास जितने पोजेशंस है, जो कुछ भी है, सब दांव पे लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारी ये मूंछ नीचे करवा के रहूँगा। My pots and pans, मेरे पास जितने पुश्तैनी पॉट रखे हैं, पैन्स रखे हैं, मेरे कपड़े, मेरे क्लोथ्स, इवन माई हाउस, यहाँ तक कि जो मेरा मुगलों के ज़माने का जो मेरा घर है, then see the tip of your mustache turned up like that। तो उसने बोला, मैं सब कुछ अपना घर तक दाव पे लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारी ये ऊपर उठी हुई मूंछ नहीं देखूंगा। स्प्लटर्ड आजम खान। स्प्लटर्ड का मतलब से समथिंग रैपिडली विद अ स्पिटिंग साउंड। तो वो इतनी जोर से गुस्से में कह रहा था कि स्पिट यानी थूके उसके मुंह से निकल रही थी। तो अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि कितना स्मार्टली रामानंद प्ले कर रहा है, उससे एक एक चीज़ निकलवा रहा है और अब तो उसका घर भी निकलवा रहा है वो, और सारी पुश्तैनी चीज़ें। लेकिन वो बेवकूफ़ खान अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है, जो परिवार का जनरेशन्स का है, लेकिन सिर्फ एक मूंछ को इग्नोर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ हम देख रहे हैं। अच्छा, if you care so little for all your goods and chattels, you sell them to me, and then I shall turn that tip of my mustache down, said the money lender। Chattels का मतलब क्या होता है? Items of property other than land। तो लैंड यानी आपकी ज़मीन छोड़ के जो भी सामान आपकी प्रॉपर्टी का होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट होता है, उसको आप शैटल्स कहते हो। तो सेठ रामानंद कहते हैं, अच्छा अगर इतना ही तुम्हें कोई केयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने गुड्स यानी अपने सामानों का, अपने शैटल्स का, तो ठीक है, तुम आओ और सारे मुझे सेल कर दो। इस बार तो उसने बेचने के लिए बोला, मॉर्टगेज यानी गिरवी के लिए भी नहीं बोला,
बोला सब आके बेच दो मुझे, तब मैं अपनी ये जो एक टिप ऊपर है इसको मैं नीचे कर दूंगा। एंड व्हाट इज मोर आई शैल कीप इट फ्लैट। नाउ इज दैट अ बार्गेन। तो कहता है और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ तुम्हें, क्या ये बार्गेन ठीक है, यानी क्या ये जो डील है अब ठीक है कि तुम मुझे सब कुछ बेच दो और फिर मैं ये टिप तुम्हारी अपनी टिप मुझ की जो है वो नीचे कर दूंगा। That seems fair enough, said the landlord from the under the tree where he was preparing for a siesta. Siesta का मतलब क्या? An afternoon nap और रेस्ट। जब दिन के समय आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो, आराम करने जाते हो, उसे आप siesta कहते हो। तो वहीं पे पास में ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे जो गांव के लैंडलॉर्ड जो मुखिया थे वो बैठे हुए थे और उन्होंने इनकी पूरी बात सुनी और कहते हैं दैट सीम्स फेयर इनफ, ये ठीक रहेगा, ये वाला पूरा जो है वो पूरा ये सब ठीक रहेगा। जब वो आराम करने जा रहे थे उस वक्त ऐसा बोल के वो बोले वो ऐसा। बट वॉट प्रूफ हैव आई दैट यू विल कीप योर वर्ड, सेड आजम खान, यू ऑयली लेंटेड ईटर्स नेवर कीप योर प्रोमिसेस। तो खान कहता है कि पर मेरे पास क्या प्रूफ है कि तुम अपना ये जो वादा है, ये जो प्रॉमिस है, ये रखोगे अपना वर्ड, क्योंकि तुम लोग जो ये ऑयली मतलब तेल भरा दाल रोटी खाने वाले लोग हो, कभी अपना प्रॉमिस, कभी अपना वादा पूरा नहीं करते हो। वी शैल ड्रॉ अप अ डीड। तो अब इस सिचुएशन में जो सेठ रामानंद है वो कहता है चलो एक डीड बनाते हैं, हियर एंड नाउ, अभी के अभी एक डीड यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। And we shall have it signed by the 5 elders of the village who are seated under that tree. What more do you want? तो रामानंद कहता है एक काम करते हैं, हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उस पेड़ के नीचे जो गांव के 5 एल्डर, 5 बुजुर्ग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंच, गांव के जो पंच हैं उनको उनके पास ले जाएंगे और बोलेंगे उनको सामने विटनेस रख के, गवाह रख के वो साइन करवाएंगे कि मैं, अगर तुमने सब कुछ मुझे अपने बेच दिया तो मैं एक अपनी मूंछ को नीचे कर दूंगा। तो अब इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट एल्स, व्हाट मोर डू यू वांट? ऐसा ठीक रहेगा? तो सेठ ऐसा खान से कहता है। नाउ देयर इज नो कैच इन दैट, पुट इन द लैंडलॉर्ड। तो अब लैंडलॉर्ड जो गांव का मुखिया है वो कहता है नाउ देयर इज नो कैच इन दैट मीन्स नाउ देयर इज नो कन्फ्यूजन इन दैट। अब कोई कन्फ्यूजन, अब कोई दिक्कत की बात, कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। I and 4 other elders will come to court as witnesses on your behalf if he doesn't keep his mustache to the goat style ever afterwards. तो गांव का मुखिया कहता है कि मैं और मेरे अलावा जो दूसरे 4 गांव के बुजुर्ग हैं, यानी हम सब 5 पंच मिलके कोर्ट जाएंगे और विटनेस बनेंगे तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए गवाह बनेंगे अगर सेठ रामानंद ने अपनी मूंछ नीचे नहीं करी तुम्हारा सब कुछ खरीदने के बाद। I shall excommunicate him from religion if he doesn't keep his word, added the priest who had arrived on the scene on hearing the hubbub. Hubbub का मतलब क्या होता है? Noise, यानी बहुत ज़्यादा शोर गुल्ला। और excommunicate का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली एक्सक्लूड, कि धर्म से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। तो जब इतनी सारी शोर गुल्ला आवाज़ सुनी प्रीस्ट ने, गांव के पुजारी ने, तो वो भी आया और उसने पूरी बात सुनी और वो कहता है हाँ, और मैं तो इस सेठ रामानंद को ऑफिशियली रिलीजन से यानी धर्म से ही बाहर निकाल दूंगा अगर इसने तो अपना प्रॉमिस नहीं रखा तो। अच्छा, एग्रीड आजम खान। तो आजम खान मान गया और कहता है अच्छा अब ठीक है कि चलो अब मुझे बहुत सारे विटनेस यानी गवाह मिल गए हैं। एंड ही forthwith had a deed prepared by the petition writer of the village who sat smoking his hubble bubble under the tree. तो petition क्या होता है? A written request signed by many people, एक लिखी हुई अर्जी जिसको बहुत सारे लोग साइन करते हैं कि ठीक है हम गवाह हैं। और फोर्थ विथ का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत ही, उसी वक्त। तो उसी वक्त एक डीड यानी एक एग्रीमेंट, वो लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराया गया इमीडिएटली। और किसने प्रिपेयर किया? जो विलेज का पेटिशन राइटर था यानी अर्जी लिखने वाला बंदा था, उसको बुला के इन्होंने वो लीगल डॉक्यूमेंट करवाया। और वो कब करा? जब वो ट्री के नीचे बैठ के हबल बबल कर रहा था यानी स्मोक कर रहा था। And this document transferring all his household goods and chattels was signed in the presence of the 5 elders of the village and sealed. और क्या लिखा गया उस पेटिशन में, उस अर्जी में, कि खान आजम खान अपने पूरे गुड्स, अपने सामान, चटेल्स, अपनी पुश्तैनी, हर चीज़ बेचता है सेठ रामानंद को। और बेचने के बाद सेठ रामानंद अपनी एक साइड की मूंछ को नीचे कर देंगे। और इस चीज़ को 5 एल्डर्स ऑफ द विलेज यानी गाँव के पंचों के सामने लिखवाया गया, बंद करके, और सील का ठप्पा लगा दिया गया। And the money lender forthwith brought both tips of the mustache down and kept them glued in the goat style appropriate to his order. और
मनी लेंडर जो सेठ रामानंद था, उसने उसी वक्त इमीडिएटली अपनी दोनों मुस्टैच को नीचे कर दिया जब उसने सब सामान बेच दिया। जब खान ने पूरा सामान बेच दिया मनी लेंडर को, तो उसने उसी वक्त ग्लू कर दिया, यानी चिपका दिया बिल्कुल, यस ग्लूड। उसने दोनों साइड की अपनी मूंछों को गोट स्टाइल में बिल्कुल ग्लू कर दी, चिपका के बिल्कुल नीचे कर दिया, और फिर ऊपर नहीं करा उसने। जब उसने सब चीज़ें बाय कर ली, यानी परचेज कर ली, किससे? खान आजम खान से। Only as soon as Khan Azam Khan's back was turned, he muttered to the patient seated nearby, "My father was a sultan." फिर जैसे ये सब करके वो बड़ा खुश हो गया कि चलो अब इसकी मूछ नीचे हुई, पीछे मुड़ा और जो पुअर फार्मर्स पेशेंट्स वहाँ बैठे हुए थे उनको बोलते हुए निकला, मेरे फादर सुल्तान थे, मैं कभी अपनी मूछ किसी और को, अपने जैसी मूछ किसी और को नहीं रखने दूंगा। And they laughed to see the Khan give the special twist to his mustache as he walked away. और फिर सारे पेशेंट्स जो पुअर फार्मर्स से हंसने लगे खान आजम खान के ऊपर, क्योंकि वो स्पेशल ट्विस्ट अपनी मूछ को ताव देते हुए वहाँ से वॉक करके चला गया और मेंटेन कर रहा था अपनी वेलियंट अपराइटनेस ऑफ द सिंबल ऑफ द एंशिएंट एंड नोबल फैमिली, दो ही हैड बिकम अ पॉपर। वेलियंट का मतलब शोइंग करेज एंड ब्रेवरी, वो चीज़ जो बहादुरी, ब्रेवरी और करेज, हिम्मत दिखाता है। तो वो इस तरीके से अपनी मूछों को ताव देते हुए वहाँ से निकल गया, और जो उसकी मूछें, जो वेलियंट है, जो ब्रेवरी का प्रतीत है, और उसके एंसेस्टर्स, उसके पुराने ज़माने के जो उसके पूर्वज हैं, उन सब का जो प्रतीत है उसको सीधा करते हुए वहाँ से निकल गया और दर्शाते हुए निकल गया कि मैं तो एक नोबल फैमिली का, यानी हाई रैंकिंग फैमिली का बंदा हूँ। जबकि अब वो क्या बन चुका था? एक पॉपर बन चुका था, यानी एक बहुत पुअर पर्सन, यानी एक भिखारी बन गया था, क्योंकि अब तो उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो मुझको ताव देते तो निकल गया, लेकिन जाएगा कहाँ, क्योंकि घर भी तो उसने अब बेच दिया है। तो अल्टीमेटली सेठ रामानंद ने बहुत काम एंड कंपोज रह के बहुत ट्रिक खेली, और उसने अपनी गोट मस्टैच नीचे भी कर दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन घमंड से भरे हुए खान आजम खान ने अपना सब कुछ बेच दिया और अंत में एक पॉपर यानी कि एक भिखारी बन गया, और उस शान के लिए मरा जो अब शान बची भी नहीं वो। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो गूगल पे जाइए और हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा, जहाँ पे अलग से इंग्लिश वोवन वर्ड्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बुक के कुछ वीडियोस देखने तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगे, जिसमें सिलेबस ओवरव्यू का भी एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिलेबस ओवरव्यू देखना है तो मैं उसमें क्लिक करूंगी एंड देन मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। तो तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।